हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के थर्सडे के साथ बहू और सेंसेक्स की। हफ्ते का लास्ट है क्योंकि कल चाचा भतीजा का दिन है और आज के दिन मुलाकात होती है। हम जाते हैं कोलकाता ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर के पास। पहले महीनों दर्शन नहीं होते थे, आजकल हफ्ते निकल जाते हैं, दर्शन नहीं होते। पिछले हफ्ते में टकटकी लगाए बैठा हुआ था, इनके दर्शन नहीं हुए। आपको गुड आफ्टरनून भाई साहब। ऐसी ब्रेक पे सोच रहा था, नेपाल वाला मामला, ब्रह्मपुत्र नदी, गैंजेस रिवर, क्योंकि अलर्ट आया हुआ है, वही तो अपनी हुगली नदी बनती है ना आगे जाके। जी, गैंजेस ही को हुगली कहा जाता है। जो इस साइड में आती है फिर वो हुगली कहा जाता है, बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वो दूर में, तब तक तो करंट भी चला जाएगा। ये बिहार का ज्यादा इशू है मेरे ख्याल से, अगर आना भी होगा तो। पर अब तो टाइम हो गया मेरे ख्याल से, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर हाँ, वो देख डरावने थे वो मंजर सारे, वो नेपाल के। अभी भी थोड़ी देर पहले कोई और नया वीडियोस दिखा रहा था, बाप रे। सब लोग ध्यान रखें भैया। ऑन द शो दिखा देता हूं पहले। आज के शो में राजेश सर के साथ कौन कौन से स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो रख दीजिएगा स्क्रीन पे, दिखाइए ना डायरेक्टर साहब। लो, आज ही मैं गलती से पहले चला गया तो डायरेक्टर साहब रेडी नहीं था। लाइए जरा वो हम तक रीच आउट करने के, एसबीएस की टीम तक रीच आउट करने के तरीके रख देता हूं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और इवन वो हैशटैग, अगर आप ट्विटर पे, एक्स पे एक्टिव है तो रीच आउट करिए। क्विकली मार्केट दिखा रहा हूं, उसके बाद राजेश सर के साथ सवाल जवाब की बातचीत शुरू करेंगे अपन। दबाव 50 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। दरअसल खुले हम, अच्छा, कल कैश के सेशन में 3.15 से 3.30 के बीच का एडजस्टमेंट था 70 पॉइंट का। आज उतनी तेजी के साथ 70 पॉइंट ऊपर खुले, मतलब टेक्निकली जहां 3.15 पे कल बंद हुए थे उसी लेवल पे, प्रिसाइसली उसी लेवल पे आज का पहला टिक था। पर उसके बाद से फिर थोड़ा सा मामला कूल ऑफ होना, दबाव गहराता चला गया। हमने 24,300 छुआ था शुरुआती टिक में, वही 24,300, 350, 450 के लेवल जहां से बार बार आके मामला कूल ऑफ हो रहा है। आज वही लेवल से ठंडे पड़े और अब दबाव के साथ कामकाज हो रहा है 50-60 पॉइंट का। थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आई है अभी ब्रेक के दौरान। तो निफ्टी बैंक हाँ पेन में है, 1/3% दबाव में, जो वीरू मेंशन कर रहे थे 250 अंक की कमजोरी, वो स्लाइड रिकवरी, थोड़ी बहुत इक्वेशन ठीक कर दी। पर निफ्टी बैंक का सारा मूड, मार्केट्स का पूरा मूड बिगाड़ रहा है एचडीएफसी बैंक। वो हैवी वेट, इस देश की सबसे हैवी वेट कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी स्क्रीन पर है, वो पेन में जा रहा है। जैसे से वो पेन में जा रहा था, निफ्टी बैंक का चार्ट ऐसे ही देखा आपने, मूड ऐसे ही बिगड़ रहा था। जैसे ही वो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ तो वहां की निफ्टी 50 और इवन निफ्टी बैंक की इक्वेशन सुधरती हुई थोड़ी बहुत। लेकिन ये है सबसे बड़ा रीजन एचडीएफसी बैंक दिक्कत का। और जिस थ्रेशोल्ड से हम कूल ऑफ हुए हैं, हम 24, बिल्कुल 300 निफ्टी रखिएगा, 297, 24 इस 300, पहले थे 24,500 पे कॉल राइटर्स एग्रेसिव। नई सीरीज का आगाज हुआ है, 24,300 पे आके बैठ गए वो, और वहीं सबसे मैक्सिमम बिल्डअप वहीं है, वहीं से कूल ऑफ हो गया भारतीय बाजार। और इनफैक्ट खूब एग्रेसिव राइटिंग है भाई साहब, 24,200, 300, 400, 500, खूब एग्रेसिव कॉल राइटर्स। और नीचे की तरफ मेरे ख्याल से अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ बिल्डअप के लिहाज से भी 24,000 के पुट राइटर्स खड़े हुए हैं। पर वो खैर अभी वो छोड़ दीजिए, अभी तो मामला कूल ऑफ हुआ है, थोड़ा बहुत इक्वेशन ठंडी है। और दिक्कत ये है कि ब्रेथ भी बहुत डिटोरिएटिंग है। मतलब इस समय की इक्वेशन होगी 3:5, और 8 स्टॉक्स में 5 दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है, वो मुनाफा वसूली पेन अक्रॉस द बोर्ड बढ़ रहा है। खैर, सवाल जवाब की तरफ बढ़ा जाए। बेंगलुरु जाना है, भिलाई जाना है, जयपुर जाना है। जयपुर शायद अब तक लाइन एस्टैब्लिश नहीं हुई है। और कुन्नूर जाना है, तमिलनाडु। बेंगलुरु से ज्योत्सना कुमारी सिन्हा जी स्क्रीन पे। ज्योत्सना मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ज्योत्सना मैम, पहला सवाल आपकी तरफ से कौन सा? सर, मैंने जियो फाइनेंस का शेयर ले रखा है, क्वांटिटी है 2000, बाइंग प्राइस है 335। सर होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है? राजेश सर आते हैं और पता नहीं कैसे जियो फाइनेंशियल्स में, कैसे लास्ट मुलाकात हुई थी तब भी जियो फाइनेंशियल्स पे कॉल लिया था।
राइट सर, हम सब रिटेल के साथ परेशानी हो रही है, क्या करें? मैम को भी 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। जियो फाइनेंशियल्स में लॉजिकली अब कब तक बैठे हैं? नुकसान भी बढ़ता जा रहा है, परफॉर्म करके नहीं दे रहा है ये स्टॉक। आप लोग का ओम कैपिटल में व्यू क्या है जियो फाइनेंशियल्स को लेकर? ज्योत्सना मैम क्या करें? सर वही मैं आशीष जी। हाँ जी हाँ, कहिए। सर। गुड आफ्टरनून आशीष जी, और भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। पैनल में जियो फाइनेंस वाकई बहुत दिनों से चला नहीं क्या कि अपने ऊपर के लेवल से जो करेक्ट किया तो फिर उठा नहीं। लेकिन हम लोगों ने मैंने खास करके लगातार ये कहा है कि ये ऐसी कंपनी है जिसे हमें 2 साल का समय देना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस से डिमर्ज होने के बाद नए उसमें जा रही थी बिजनेसेस में, तो उसे डेवलप करने में कुछ समय लगता है। इस तिमाही के नतीजे में सुधार देखा गया, बहुत शानदार कहा जा सकता है। कंसोलिडेटेड पैड 180% का जंप था। जियो क्रेडिट में 19% के आसपास की एयूएम में बढ़त देखी गई। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी अगर आप देखेंगे तो 184 बिलियन का एएमसी हो गया, 152 के सामने एयूएम हो गया। अब सारे जो भी वर्टिकल्स है उसमें, चाहे वो क्रेडिट हो, पेमेंट्स हो, एएमसी हो, सब में अच्छी बढ़त बन रही है। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने टाइप किया है, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ टाइप किया, तो ये सारी चीजें को एक पूरा रूप लेने में थोड़ा समय लगता है। आपकी खरीदारी ऊंची की हो गई है, नो डाउट ऑन दैट, बट लंबी अवधि में ये स्टॉक अच्छे पैसे दे सकता है। इस वक्त यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। बिजनेस इवॉल्व हो रहा है, नए नए टाइप स्टिच हो रहे हैं दिग्गजों के साथ, थोड़ा समय लगेगा, सब कुछ धीरे धीरे करके रिजल्ट्स में परकुलेट होना शुरू हुआ है। टाइम देने को तैयार हैं अगर आप ज्योत्सना मैम, तो फिर रुकिए स्टॉक के साथ। 2 साल में राइस सर कह रहे हैं अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम है। खैर, जियो फाइनेंशियल्स अपफ्रंट चर्चा होगी तो ध्यान रखिएगा, सीएनबी से आवाज और जियो फाइनेंशियल्स दोनों के प्रमोटर्स सेम है, तो किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी प्लीज कंसल्ट करिएगा इस प्लेटफॉर्म के अलावा। भिलाई से रेखा मैम जुड़ती हुई। रेखा जी हाय, गुड आफ्टरनून। रेखा मैम सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास IRFC के 460 शेयर्स हैं, जो मैंने अभी एवरेज कॉस्ट किया है उसको 120, और TCS का एवरेज कॉस्ट मैंने 3200 पे किया है, 35 शेयर। एक करते हैं पहले, IRFC क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, फंस गया मामला इसलिए एवरेज करते चले गए? जी 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 सर। अच्छा, एवरेज करने को कोई लॉजिक था कि गिर रहा था तो आपने कहा और ले लेती हूँ? हाँ, ऐसे ही कुछ सोचा था। नहीं, थोड़ा सा ये हो सकता है IRFC कंपनी बहुत अच्छी हो तो सही किया आपने, लेकिन ये लॉजिक गड़बड़ होता है। अनटिल कोई स्ट्रेंथ हो या ऐसा कोई रीजन हो, नहीं तो अपनी गलती पे और अपन ऐड करते चले जा रहे हैं। अब लेते लेते 400-500 शेयर हो गए। राइट सर, काफी वीक ये रेलवे स्टॉक, साल की शुरुआत के बाद से तो मामला गड़बड़ाता ही चला गया है। IRFC में क्या करना चाहिए? अब मैम के पास खूब एवरेज आउट कर रहा है, उसके बावजूद 35 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए आशीष जी, नवरत्ना कंपनी है जो बेसिकली रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसे फंडिंग करती है, इसलिए एनपीए लगभग 0 रहते हैं। पहली तिमाही में बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे सिर्फ 10% बढ़ी थी, एयूएम में हल्की गिरावट आई थी, और जिस तरीके के रेलवे वगैरह के एक्सपेंशन प्लान है उसे देखते हुए ठीक ठाक लग रही है। लेकिन पी अभी 85 के भाव में भी अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो 15 की पी पे ट्रेड कर रही है। अगर आप 15 की पी में देखेंगे तो दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स या एनबीएफसी स्टॉक्स जो कि बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आज की डेट में अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो ये बनी रहे 92-94 तक के लिए, लेकिन कोई नया पैसा डालने का मन बना रही हो तो कहीं दूसरे एनबीएफसी स्टॉक्स में ध्यान दें। रेखा मैम, इसमें बने रहिए 90 to 94 के टारगेट्स के लिए। अपना भाव तो फिर भी नहीं आ रहा होगा, और अगर और पैसा पड़ा है और डालना है तो इसमें ना डाल के किसी और बैंक वगैरह में डालें, वो बेहतर है। इसमें और पैसा मत डालिएगा। कुन्नूर तमिलनाडु से शीतल गुप्ता मैम जुड़ती हुई। शीतल मैम हाय, गुड आफ्टरनून। शीतल मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने फरवरी में 5540 ETF शेयर्स लिए थे गोल्ड के फ्रॉम ICICI। अब उस टाइम पे मैंने 135 के रेट पे लिया था, जो कि फिर उसके बाद 10% 12% गिरा। अब कल तक तो वापस ये कैच हुआ, बट अगेन टुडे 2% वापस गोल्ड गिर गया। सो मेरा अब ये है कि व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस? या तो मैं इसमें से निकल के वापस डिप में बाय करूं, या फिर आई विल वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज गोल्ड में ऑलरेडी इंक्रीमेंट हो गया 12% का, तो अब वापस
वापस कब आएगा, सो इज इट द राइट टाइम टू एग्जिट एंड अगेन री एंटर व्हेन द प्राइस डिप्स? नहीं तो शीतल मैम, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया क्यों था? लंबी अवधि का सोच के लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग करने का मूड में आया था? ईटीएफ के थ्रू ट्रेडिंग करने मैं का? ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग ही करती हूँ, और उस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर सब अच्छे से चल रहे थे, सो दैट टाइम आई बॉट इट। उसके बाद आई बुक्ड सम प्रॉफिट आल्सो, बट फिर भी निकल के दिस मच आई केप्ट, तो अब फिर उसके बाद गिर गया एंड अगेन नाउ इट इज फॉलिंग बैडली टुडे। आज तो 2% गिर गया है। तो आप ट्रेडर हो, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कहीं पे क्या? इसमें नहीं लगाया था, कमोडिटी में मैंने नहीं लगा के रखती मैं, सो अदरवाइज स्टॉक्स। ट्रेडिंग के हिसाब से तो खैर पता नहीं राजेश सर बता पाए नहीं बता पाए, लेकिन राजेश सर वैसे चार्ट्स भी देख देते हैं, फंडामेंटल भी पकड़ लेते हैं। राजेश सर, अपन ने सोने को ट्रेड किया था, अभी मामला कूल ऑफ हो रहा है पिछले कुछ 1-2 दिन से, क्या करना चाहिए सोने में? देखिए, फंडामेंटल्स होता तो मैं थोड़ी ज्यादा एक्सप्लेन कर देता, बट चूंकि इनका सिर्फ ट्रेडिंग का ही नजरिया, तो मैं समझता हूँ इन्हें 132 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 132 रुपए में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, वहां से निकलता है तो निकल जाए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जो टोटल पोर्टफोलियो साइज है, वो मुझे नहीं पता क्या है, जो भी है उसके मिनिमम 5 से 10% ही सिर्फ आपके गोल्ड में होने चाहिए। अदरवाइज अगर आपका लार्ज चंक है तो कोशिश कीजिएगा कि इसे थोड़ा कम किया जाए और उस पैसे को कहीं इक्विटी में रिलोकेट करिए, क्योंकि एज इट इज अगर आप देखो तो गोल्ड वगैरह में जो बढ़त होती है वो जियोपॉलिटिकल कारण से, इंटरेस्ट रेट के कारण से, डॉलर वगैरह के कारण से, रुपए की कमजोरी, ये सब चीजों से होती है, न कि उनकी कोई खुद की प्रोडक्शन है या कुछ उनका कुछ ग्रोथ होती है। तो वो डिफरेंट एरिया है। हाँ, आप इन्फ्लेशन हेज करने के लिए 8-10% का एक्सपोजर ले सकती हैं, बट अगर उससे ज्यादा का एक्सपोजर है तो आपको कम करना ही चाहिए। ये कुन्नूर तो बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है ना तमिलनाडु का। क्या क्या मौसम, टेम्परेचर कैसे है अभी? कैसा होगा? ठंडा है वहां पे क्या? ठंडा तो नहीं होता होगा? वेरी प्लेजेंट। नहीं नहीं, ठंडा है, हमारे घरों में फैंस नहीं है। हाँ, हाँ, इट्स वेरी प्लेजेंट। पूरा साल मतलब आप लोग फैन लगा के नहीं रखते घर पे? होता ही नहीं फैंस? नहीं नहीं, इट्स वेरी प्लेजेंट। ये सही है। यहाँ तो खैर यहाँ की तो कहानी छोड़ देते हैं। राय सर, आप गए होगा कुन्नूर? नहीं गया, वैसे मैं दार्जिलिंग वगैरह में भी गया हुआ, वहाँ भी फैंस नहीं होते, और बैंगलोर में एसी नहीं होता, मैंने तो ये सुना है। मैं क्या उतना एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट बैंगलोर में कुछ लोगों से बात होती है तो उन लोग एसी नहीं लगा रखेंगे। पहले तो हिल स्टेशन में फैन नहीं होते थे, अब तो धीरे धीरे करके हर जगह फैन आ गए। पर शीतल मैम कह रही हैं आज भी कुन्नूर में फैन की जरूरत नहीं पड़ती, तो काबिल तारीफ है। अदरवाइज मैंने भी देखा था पहले हिल स्टेशन में फैन नहीं होते थे, लेकिन अब तो लार्जली सब जगह फैंस लगने शुरू हो गए। हर जगह टेम्परेचर चेंज का बड़ा असर पड़ रहा है। ज्योत्सना मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मैं म्यूचुअल फंड कर रही हूँ 45,000 का। तो 15,000 का 3 में कर रही हूँ सर। पहला है व्हाइट ओक मिड कैप में 15,000 का, सेकंड है सर बंधन स्मॉल कैप में 15,000, और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में 15,000 का। तो सर मैंने टारगेट रखा 1 CR का, तो सर कब तक मतलब कुछ? यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया राजेश सर, तो इतनी जल्दी इनके पोर्टफोलियो भी नहीं चेक कर पाएंगे कौन से स्टॉक्स में एक्सपोजर है, फंड मैनेजर है कौन है दरअसल। ये तो फंस गया मामला। पर अगर राजेश सर 45 हजार का पर तो गणित करना पड़ेगा। 45 हजार का SIP कर रहा हूँ, मान के चलूँ कि 14% बाजार ओवर द लॉन्ग टर्म दे देगा, तो कितना टाइम लगेगा? 1 करोड़ का। ये तो आपने एग्जाम टाइप क्वेश्चन पूछ लिया हम लोगों से। अगला सवाल कौन सा है? अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कोचिन शिपयार्ड का। मैंने क्वांटिटी 50 ले रखा है, बाइंग प्राइस है 2362, तो सर होल्ड करूं या फिर मैं सेल कर दूं? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था ज्योत्सना मैम, ये ट्रेडिंग वाला है? ये ट्रेडिंग वाला ही था सर, बट वो बीच में मतलब वो डाउन होते चला गया। मैंने जब लिया उसके कुछ दिन बाद ही डाउन नीचे गिरना शुरू हो गया, और निकालने का मन नहीं कर रहा कि घाटा कौन काटेगा, है ना? फंसता गया। 800 रुपए ट्रेडिंग वाला स्टॉक। राजेश सर, क्या करा जाए कोचीन शिपयार्ड में भाई? देखिए, इनकी खरीद ऊपर की है, बट शानदार कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डर, प्रीमियर रिपेयर यार्ड, 21,000 करोड़ के ऑर्डर बुक, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें 65% के और नॉन डिफेंस बाकी के,
3-4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। और जिस तरीके की गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर वगैरह की कामयाब है और जो पैसे नए शिपिंग की तरफ आने वाले हैं, मुझे लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, डेट लगभग नहीं है। यहाँ पर तो नई खरीदारी बनती है कम से कम 1800 के टारगेट के साथ, तो इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। रेखा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास 35 शेयर्स टीसीएस के हैं, अभी मैंने उसको एट एवरेज 3200 पे किया है, तो क्या लगता है मतलब इस पे कुछ कर सकते हैं? हाँ करें। आप तो ले रखा है, काटे कि नहीं काटे ऐसा पूछ लूं क्या? काफी नुकसान में हाँ बहुत ज्यादा नुकसान, 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है। जी राजेश सर 35 स्टॉक हो गया एवरेज करते करते, और पकड़ रहे थे भाव तो और गिर गया 9। अभी भी अगर टीसीएस ऑफ लेट चला भी हो तो भी 950 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या करने का है टीसीएस जैसी आईटी कंपनीज में? देखिए, मुझे लगता है बने रहना चाहिए। थोड़ी दिक्कत है, नो डाउट ऑन दैट, बट दिन सुधर रहे हैं। अगर आप देखो तो नंबर्स बेहतर आ रहे हैं। टीसीएस की बात की जाए तो बेहतर नंबर आए थे, 9% के आसपास बॉटम लाइन में जम थी, अच्छी ऑर्डर बुक आई, बीएफएसआई से अच्छा सपोर्ट आया। दूसरे पहले ये दिक्कत थी कि लोगों को ये लग रहा था कि ताइवान वगैरह में एआई के स्टॉक्स में बढ़त हो रही है, यहाँ एआई का ऑप्शन नहीं है। अब बड़ी कंपनियों ने सबने अनाउंसमेंट किया है कि एआई वगैरह में भी केपेक्स करेंगे। डिविडेंड अच्छा देती है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बने रहना चाहिए। बने रहिए, और पैसा नहीं लगाएं, ये लगा दें राजेश सर। नया पैसा लगाना हो तो मैं समझता हूँ थोड़े से मिड कैप आईटी है, वहां ध्यान देना चाहिए, जो कि ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जैसे कि परसिस्टेंट है या कोफोर्ज है। ट्रू, इसमें नहीं लगाने का है। शीतल मैम, अगला सवाल। आपका बिजली का बिल तो बहुत कम आता होगा, हमारा तो आधा तो बिल नहीं, बिजली का एसी ले जाता है। नहीं, बट हमारे पास ड्रायर्स हैं, फिर डिश वॉशर्स हैं, तो उसके लिए फिर उसमें लग जाता है तो बिजली का बिल। तो वो तो हमारे पास भी तो एड ऑन हो गया ना, हमारा तो एसी और पंखा अलग से चलता है। गीजर में लगता है। हाँ तो मैं तो गर्मी में भी गीजर इस्तेमाल करता हूँ। अब बताओ, अब आप। यहाँ पे हमेशा ठंड होती है। शीतल मैम, अगला सवाल कौन सा? ओके सर, मुझे आजकल मेटल ईटीएफ, व्हेन आई सी द चार्ट, तो मुझे मेटल ईटीएफ एंड डिफेंस में लग रहा है कि काफी अच्छा, मतलब इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट। तो इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दीज टू इक्वल अमाउंट, कुछ एक लमसम लगाना हो तो मेटल ईटीएफ एंड डिफेंस में? राजेश सर। देखिए, एक एक करके लेते हैं। तो कंपनी इंडिविजुअली मेरे ख्याल से कुछ कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं दोनों ही सेक्टर में। मेटल में ऐसा है कि ये पूरा सिक्लिकल है और बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट रहता है, चाइना से खबरें आती है उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो वहां थोड़ा अवॉइड करके इंडिविजुअल कंपनीज पे अगर आप ध्यान दो, जैसे कि टाटा स्टील है या लॉयड मेटल है या जेएसडब्ल्यू है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां देख सकते हैं। हिंद कॉपर, हिंद जिंक, ये देख सकते हैं। या आपने जैसे डिफेंस की बात की, तो अगर आप देखोगे तो जो पी रेशियो है वो 58-60 के आसपास चल रहा है। एज ए सेक्टर की बात करूं तो लमसम वहां पे थोड़ा सा अवॉइड करें। 20% अभी डाल दें और उसके बाद थोड़ी थोड़ी गिरावट में स्टैगर्ड भाव में 10-10% का आपका एलोकेशन जो है वो बढ़ाती रहे, तो वो बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। परफेक्ट। इस नोट पे भाई, ज्योत्सना मैम, रेखा जी, शीतल मैम, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्योत्सना मैम, मैं कोशिश कर रहा था पीछे से कि कोई पोर्टफोलियो मैनेजर मिल जाए जो म्यूचुअल फंड देखता हो, पर वो अभी तक लाइन इस्टेब्लिश हुई ना, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। किसी और दिन आपको जोड़ूंगा, आपकी क्वेरी लिखवा लूंगा, उसके बाद उसको सॉल्व भी कर दूंगा। खैर, ज्योत्सना मैम, रेखा जी, शीतल मैम, थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए। राजेश सर, आपका भी धन्यवाद। समय एक्सीड कर गया हूं मैं। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट। बैंक्स तो नहीं, एटलीस्ट निफ्टी थोड़ा बहुत रिकवरी के मोड में है। ऐसे ही चला तो टचवुड थोड़ी देर में हरे निशान में होंगे। इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ, 1:30 बजे से मुलाकात हो तो निफ्टी वापस इन ग्रीन मिले आपको। मिलते हैं न्यू ईयर कंपनी में। नमस्कार।